हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस C++ सीरीज का ये लेक्चर नंबर 12 है और आज हम इस वीडियो में स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्विच स्टेटमेंट जो कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट होती है और हमने पिछले वीडियो में इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पूरा कंप्लीट समझ लिया था, लेकिन उसमें एक छोटी सी चीज़ छूट गई थी, उसे कवर करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे स्विच स्टेटमेंट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, जो आप सामने प्रोग्राम देख पा रहे हैं, इसमें हमने इफ एल्स को पिछले वीडियो में समझा था। हमने देखा था कि अगर हमारी इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है यानी कि रन होती है, तो आगे जितने भी एल्स इफ लगा रखे हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे, क्योंकि इनमें से कोई एक ही स्टेटमेंट जो है वो रन होने वाली है, इतना हमें पता है। लेकिन यहाँ पर एक डाउट आता है, वो क्या कि जब इफ जो होता है इसमें हम कंडीशन दे सकते हैं, तो फिर एल्स इफ की क्या ज़रूरत। हम एल्स इफ की बजाय यहाँ पर सभी जगह पर इफ ऐसे लगा दें, एल्स इफ की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इफ अगर ये कंडीशन चेक होगी और अगर ये रन हो गया तो ठीक है, नहीं रन हुआ तो हम इफ़ से दूसरी कंडीशन चेक करा सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी, वो क्या, यहाँ पर देखिए हम एल्स हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्टली यहाँ पर कई सारे इफ़ लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने हटा दिया, ये भी हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम रन करते हैं प्रोग्राम और फिर आप देखिए क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मार्क्स डालेंगे, जैसे हमने डाल दिया मार्क्स 65 और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है। यहाँ पर योर रिजल्ट, यहाँ पर देखिए गुड भी आ रहा है और फिर उसके बाद योर रिजल्ट वेरी गुड भी आ रहा है। अब ये गुड आ रहा है और वेरी गुड दोनों ही क्यों आ रहे हैं, समझिए। यहाँ पर यही चीज़ है जिसकी वजह से हमें बार बार इफ़ नहीं यूज़ करना है, बल्कि एल्स इफ यूज़ करना है। होता क्या है कि इफ़ जो होता है ये एक पूरा अपना ब्लॉक बनाता है। अब यहाँ पर हमने मल्टीपल इफ़ यूज किए हैं, ठीक है, जो कि एक ही लेवल के हैं। ठीक, एक होता है नेस्टेड इफ़। नेस्टेड इफ़ का मतलब होता है अगर हम इफ़ के अंदर इफ़ यूज करते हैं, वो नेस्टेड इफ़ होता है। हम आगे पढ़ेंगे, जब हम प्रोजेक्ट वगैरह देखेंगे तब हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज में। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो इफ़ जितने भी लगे हैं ये सेम लेवल पर है। सेम लेवल का मतलब ये हुआ कि पहले ये वाली कंडीशन चेक होगी, ठीक है, और ये रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, अगली कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू भी हुई, ध्यान देना, अगर ये कंडीशन पहली वाली ट्रू हो गई और ये स्टेटमेंट रन हो गई, फिर भी दूसरा वाला इफ़ चेक करेगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल जो है वो अपना अलग है, ठीक है। ये हमने दोबारा लगाया है, ये अलग चीज़ है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये सारे ही इफ़ चेक होंगे, भले ही वो कंडीशन ट्रू हो ना हो, उससे नहीं मतलब है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पहला भी चेक होगा, दूसरा भी चेक होगा, और जितने कंडीशन सेटिस्फाई होंगे वो सारे प्रिंट भी होंगे, वो सारी स्टेटमेंट रन भी हो जाएंगी, ठीक है। और आपको पता है हमने क्या डाला था, 65। तो 65 में ये पहली कंडीशन देखिए क्या होगी, पहली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर आगे चेक होगा और मार्क्स में क्या है 65 लेस देन 50, तो ये भी कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी। फिर ये भी कंडीशन फॉल्स होगी, लेकिन जब यहाँ पर पहुँचेगा तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि ये ट्रू है। 65 जो है वो 80 से क्या है, लेस है, कम है। और यहाँ पर मार्क्स में फिर से 65 लेस देन 90, तो ये भी सही है, यानी कि ये दोनों ही कंडीशन ट्रू होंगी और दोनों ही स्टेटमेंट गुड और वेरी गुड रन हो जाएगा 65 पर, ठीक है। एल्स जो है वो रन नहीं होगा, क्योंकि इफ़ जो है वो रन हो चुका है। तो ये चीज़ होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि एक ब्लॉक में, एक ग्रुप में एल्स इफ का यूज करते हैं। अगर मल्टीपल कंडीशन है तो हमें एल्स इफ लगाना होता है। समझ में आ गई बात। तो यही हमें समझाना था, जो कि पिछले वीडियो में छूट गया था। अब आप समझ गए होंगे कि हम एक ही लेवल में मल्टीपल इफ और एक ही कंडीशन के लिए नहीं लगा सकते, ठीक है। लगाएंगे तो फिर यही प्रॉब्लम होगी। चलिए, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर बढ़ते हैं, स्विच स्टेटमेंट को समझते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से काम करती है। इसका सिंटैक्स क्या होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक होता है स्विच। स्विच का मतलब यहाँ पर हम अपनी एक्सप्रेशन देते हैं, यानी एक तरीके से यहाँ पर हम वेरिएबल की वैल्यू देते हैं, अभी हम समझेंगे। फिर उसके बाद इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी वो मैच करेगा केस 1 केस 2 ऐसे करके, ठीक है। तो जिस भी केस से वो मैच हो जाएगा वही कोड ऑफ ब्लॉक जो है वो रन हो जाएगा, ठीक है। ये होता है। और ब्रेक कीवर्ड का मतलब होता है कि अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूट हुई है तो यहाँ से जो हमारा प्रोग्राम है वो ब्रेक कर जाए, आगे स्किप कर दे इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो अभी हम इसको समझते हैं पूरा प्रैक्टिकली। यहाँ पर नीचे एक एग्जाम्पल की मदद से समझाया गया है। देखिए यहाँ पर नीचे आते हैं, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ पर, और इसमें टोटल वीक के 7 डेज़ हैं, ठीक है, 7 डेज़ है। और इसमें क्या है कि यूजर से हम इनपुट ले रहे हैं कि बताइए वीक डे कौन सा है, ठीक है। मतलब वीक डे वो डालेगा 4 है 5 है क्या है, और उसी हिसाब से डे जो है वो प्रिंट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वीक का जो पहला दिन है उसे हम मंडे मान रहे हैं, ठीक है। पहला दिन मंडे, दूसरा ट्यूसडे, ठीक है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस तरीके से ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। यहाँ पर डे नाम के वेरिएबल में यूज़र से इनपुट लेंगे। यूज़र जो भी नंबर डालेगा 1 से लेकर के 7 के बीच में, तो जैसे उसने डाला 5, तो 5 पर कौन सा डे पड़ेगा ये स्विच स्टेटमेंट प्रिंट करेगी। समझ पा रहे हैं ना बात। जैसे यहाँ पर इसमें 4 डाला गया है, तो 4 में यहाँ पर क्या प्रिंट होगा,
थर्सडे प्रिंट होगा इसके हिसाब से। अब ये काम कैसे करता है और इसकी हमें ज़रूरत क्यों है, ये काम देखिए हम इफ एल्स से भी कर सकते हैं, लेकिन यही सेम काम अगर करना हो यानी इसी तरीके से हमारी कंडीशन हो तो यहाँ पर हम उसे स्विच स्टेटमेंट से आसानी से कर पाएंगे, और यही इफ में हमें ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट होती है। स्विच स्टेटमेंट में क्या होगा, यहाँ पर हम अपना देंगे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब जिसे मैच करवाना है, जैसे डे में, डे एक वेरिएबल है जिसमें हम वैल्यू लेंगे, तो हमने एक्सप्रेशन में दे दिया, स्विच में दे दिया डे, और ये करली ब्रैकेट इसका ओपन हुआ है और लास्ट में यहाँ पर बंद हुआ है, बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, फिर यहाँ पर स्विच के अंतर्गत ही हमारा आता है केस, इसी करली ब्रैकेट के अंदर, ये करली ब्रैकेट ओपन एंड ये करली ब्रैकेट क्लोज, इसी के बीच में सारे केस होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर केस क्या होगा, तो देखिए केस 1 का मतलब यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये जरूरी नहीं कि 1 या 2 ऐसे नंबर सीरियल नंबर रहेगा, यहाँ पर आप मतलब जो मैच कराना चाहें वो करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केस 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन है, अगर इस डे में क्या हुआ 1, इसकी वैल्यू अगर 1 हुई तो क्या होगा, केस 1 वाला जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो रन होगा। कैसे, यहाँ पर देखिए कॉलन लगा हुआ है, इस कॉलन के बाद में और ये जो 2 लाइनें हैं यही प्रिंट होंगी, यानी कि सी आउट जो है मंडे प्रिंट हो जाएगा और फिर कोड हमारा जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये है पूरा हमारा ब्लॉक ऑफ कोड केस 1 के लिए। सेम चीज़ केस 2 के लिए है, और अगर यहाँ पर डे में 1 नहीं हुआ, डे में 1 नहीं हुआ तो पहला केस रन नहीं होगा, अगर 2 नहीं हुआ तो दूसरा वाला केस भी रन नहीं होगा, तीसरा भी रन नहीं होगा और चौथा रन होगा, और जब चौथा केस रन होगा तो ये थर्सडे प्रिंट करेगा। और ब्रेक कीवर्ड का मतलब होता है कि प्रोग्राम को ब्रेक कर देना है, प्रोग्राम का मतलब ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर आ जाना है। ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको बताते हैं, थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर करली ब्रैकेट ओपन हुआ और यहाँ से यहाँ पर जो है करली ब्रैकेट क्लोज हुआ है। तो इसमें होगा क्या कि जब भी ब्रेक मिलेगा, यानी कि डे में क्या है 4 है, और जब ये 4 वाला केस रन होगा तब यहाँ पर ये ब्रेक चलेगा, और ब्रेक क्या करेगा, आगे की जितनी भी केस हैं उन सबको स्किप कर देगा और यहाँ से ये ब्रेक से बाहर आ जाएगा। यही होता है ब्रेक कीवर्ड का मतलब। ठीक है, जैसे हमने देखा था इफ़ और एल्स इफ में। ठीक है, इफ़ और एल्स इफ में क्या हो रहा था, जैसे हमने कई सारे एल्स इफ लगा रखे हैं ऐसे, और एक और एल्स इफ लगा रखा है, तो आपको पता था कि अगर इफ़ चल गया, ध्यान देना, इफ़ अगर एग्जीक्यूट हुआ तो आगे के एल्स इफ और एल्स जो था वो ऑटोमेटिक ही नहीं चलता था, ऑटोमेटिक नहीं रन होता था। इफ़ रन हुआ और डायरेक्टली वो ब्लॉक से ऑटोमेटिक बाहर आ जाता था बिना ब्रेक कीवर्ड के। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि स्विच स्टेटमेंट के केस में क्या होगा कि जो भी केस रन होगा, जैसे मान लेते हैं केस 3 रन हुआ, तो अगर केस 3 रन हुआ तो उसके बाद क्या होगा कि अगर हम ब्रेक कीवर्ड यूज नहीं करेंगे, ब्रेक कीवर्ड यूज नहीं करेंगे तो रन तो केस 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये केस 4 को भी चेक करेगा, 5 को भी चेक करेगा, 6 को भी चेक करेगा, मतलब चेक सबको करेगा। ध्यान देना, रन नहीं होंगे क्योंकि अब चूंकि ऑलरेडी डे में क्या है, डे में अगर 3 मान लेते हैं, डे में क्या मान लेते हैं 3, तो केस 3 रन हो जाएगा। आगे की जो केसेस है वो मैच तो नहीं होंगे लेकिन एग्जीक्यूट होंगे, जिससे यहाँ पर हमारा सिस्टम का जो टाइम है और मेमोरी है वो कंज्यूम करेगा। ठीक है, मतलब टाइम जो है वो कंज्यूम करेगा, प्रोसेसिंग पावर बढ़ेगी। तो हम क्या चाहते हैं कि अगर हमारा रिजल्ट केस 3 वाला रन हो गया तो आगे हमें चेक कराने की जरूरत ही नहीं, तो इसी वजह से सब में यहाँ पर आप देखेंगे ब्रेक कीवर्ड जो है वो लगा हुआ है। सिंपल है, क्योंकि अब यहाँ पर कौन सा केस रन होगा हमें तो पता नहीं, जो वैल्यू होगी उसी हिसाब से केस रन होगा। जैसे केस 2 रन हो गया तो केस 2 अगर रन हुआ तो ये ब्रेक कीवर्ड तक पहुंचेगा और ब्रेक हो जाएगा, और अगर केस 2 मैच नहीं हुआ तो वो ब्रेक कीवर्ड तक और सी आउट स्टेटमेंट तक पहुंचेगा ही नहीं, तो ये रन ही नहीं होगा। फिर ये इस तरीके से केस 3, केस 4, केस 5 को चेक करता रहेगा। समझ पा रहे हैं ना? तो ये एक एग्जाम्पल यहाँ पर हो गया। अब हम एक आपको दूसरा एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं। ठीक है, दूसरे एग्जांपल की मदद से, एक तो ये हो ही गया, और दूसरे एग्जांपल की मदद से स्विच स्टेटमेंट को हम समझते हैं। तो यहाँ पर इस कोड को हम हटाते हैं, इसके बारे में आपको अच्छे से पता है। तो देखिए यहाँ पर हम जिस एग्जांपल की मदद से समझना चाहते हैं, तो हमें क्या आउटपुट चाहिए, तो हम चाहते हैं कि यूजर से नंबर इनपुट लेंगे। यूजर से क्या लेंगे, नंबर इनपुट लेंगे, और यूजर जो है वो 1 से लेकर के 5 के बीच में, मतलब 1 से 5 के बीच में कोई भी नंबर डालेगा, और जो भी वो नंबर डालेगा, जैसे उसने डाले 1, ठीक है, उसने 1 डाला तो 1 का जो इंग्लिश होगा यानी 1 इस तरीके से प्रिंट होना चाहिए। अगर उसने डाला है 2 यानी उसने डाला है न्यूमेरिक वैल्यू, और हमें क्या चाहिए यहाँ पर इंग्लिश अल्फाबेट चाहिए, जैसे 2 का चाहिए यहाँ पर 2 इस तरीके से। ठीक है, अगर उसने डाला 3 तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए 3 चाहिए, अगर उसने 4 डाला तो 4 चाहिए, 5 डाला तो 5 चाहिए, और अगर 5 से ज़्यादा डाला या 1 से कम डाला तो उस केस में यहाँ पर हम एक डिफ़ॉल्ट केस लगाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि नॉट इन रेंज, मतलब ये रेंज से बाहर है। या हम चाहें तो 1 से 5 की बजाय 1 से 10, 1 से 20, 1 से 50 तक भी कर पाएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हमें क्या करना है यहाँ पर समझना है, तो 1 से लेकर के 5 नंबर के बीच में हम इस तरीके से प्रोग्राम बनाने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले यूजर से इनपुट लेना है, तो यहाँ पर हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लिया। ठीक है, और यहाँ पर नम नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, NUM, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर मैसेज चेंज कर देते हैं, इंटर अ नंबर। ठीक है, ये हो गया इंटर अ नंबर, और यहाँ पर भी हमारा वेरिएबल नेम क्या होगा, नम, यानी नम नाम के वेरिएबल में यूजर से हमने इनपुट ले लिया। अब हमें क्या करना है, वही स्विच स्टेटमेंट लगाना है सीधे, तो यहाँ पर डायरेक्ट स्विच। ठीक है, स्विच हो गया,
और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हमारा वेरिएबल होगा यानी कि नम। ये हो गई हमारी एक्सप्रेशन, ठीक है। फिर यहाँ पर सीधे कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे, बीच में यहाँ पर एंटर करेंगे इस तरीके से, और ऐसे आएंगे। थोड़ा सा रीडेबिलिटी के लिए यहाँ पर बढ़ा देते हैं, स्पेसिंग दे देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा केस 1 होगा। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात थोड़ी सी है कि यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट जो है ये ब्लॉक ऑफ कोड बना रही है। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ है, यहाँ क्लोज हुआ है, जितने भी केस होंगे इसी के बीच में होंगे, ठीक है। तो अगर इसके बीच में होंगे तो एक तरीके से हम इसको चाइल्ड कह सकते हैं ना, ये पेरेंट हो गया, इसके अंदर जो केसेस होंगे वो क्या होंगे, स्विच स्टेटमेंट के चाइल्ड होंगे। तो चाइल्ड होंगे तो इससे क्या होता है कि हम टैब के साथ स्पेसिंग मेंटेन करेंगे इस तरीके से। टैब बटन दबाया और यहाँ पर लिखेंगे केस, तो इससे थोड़ा सा क्लियरली समझ में आता है कि हाँ जो स्विच है ये पेरेंट है एक तरीके से, और केस जो है ये स्विच के अंतर्गत लिखा है। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तब भी एरर नहीं आएगी, ठीक है, एरर नहीं आएगी C++ में, लेकिन फिर भी रीडेबिलिटी जो है वो अच्छी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे केस 1, यानी कि अगर केस 1 होता है, 1 का मतलब यहाँ पर देखिए 1 का मतलब ये होता है कि नम नाम के वेरिएबल में अगर 1 हुआ तब हमें क्या कराना है। ये एक्चुअली क्या करता है, ये बराबर में मैच करता है, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं इज इक्वल टू जो इफ एल्स में नहीं होता उसी तरीके से। यानी कि ये क्या करेगा, चेक करेगा नम, और इधर क्या है 1, यानी ये नम है और ये 1 है। तो अगर ये दोनों बराबर हो गए तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू, और ट्रू होगी तो केस 1 का जो स्टेटमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। बाकी यहाँ पर लेस देन इक्वल टू ऐसा ग्रेटर देन ये नहीं लगा सकते। ये करना है तो फिर आप इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, केस 1 ये हो गया, कॉलन लगाएंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर केस 1 रन होता है तो हमें क्या सी आउट करना है, 1, ठीक है, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू 1 प्रिंट करा देना, बस हो गया, कुछ नहीं है। यहाँ पर लगाएंगे हम अपना सेमीकोलन, ठीक है। और यहाँ पर साथ ही साथ हम ब्रेक कीवर्ड का भी यूज करेंगे। अगर हम ब्रेक कीवर्ड नहीं यूज करते तब क्या होगा, तो हालांकि जो भी होगा वो हमें पता तो नहीं चलेगा क्योंकि ये प्रोसेसिंग की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रेक कीवर्ड यूज करेंगे, ध्यान रखना। और यहाँ पर ये हमारा सेमी कॉलन भी इस तरीके से रहेगा। ब्रेक जो है ये रिजर्व कीवर्ड है, बस इतना ही लगाना है आपको, ठीक है। तो ये हमारा हो गया केस 1, ध्यान देना इस बात पे। एंटर करेंगे और यहाँ पर बैक स्पेस से वापस आ जाएंगे, दूसरा केस, ठीक है, केस 2। इसी तरीके से हम सारे केस जो है वो बना लेंगे। एंटर करेंगे, यहाँ पर फिर से अगर केस 2 होता है तो हमें 2 प्रिंट कर देना, सिंपल है। और अगर कुछ कराना है तो हम वो भी करा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर सी आउट की बजाय हमें कोई ऑपरेशन कराना है, मतलब कुछ भी, यहाँ पर तो हम कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें फिक्स है। जैसे स्विच में यहाँ पर हमारी एक्सप्रेशन रहेगी एज अ वेरिएबल। केस 1 यानी केस जो भी मैच कराना चाहते हैं, 1 की जगह 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, या कोई कैरेक्टर भी आ सकता है, लेकिन ये कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी। ध्यान देना, यहाँ पर जो 1 2 आ रहा है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी। कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है आपको पता है, जैसे हमने क्या किया, x में 5 डाल दिया, तो x क्या है, वेरिएबल है। तो अगर हम x की वैल्यू कहीं पर यूज करेंगे तो ये कांस्टेंट नहीं माना जाएगा, ये वेरिएबल हो गया। लेकिन अगर हम कहीं पर डायरेक्टली 5 डाल देते हैं तो ये होता है कांस्टेंट, समझ गए ना। तो यहाँ पर वेरिएबल जो है वो नहीं यूज होंगे, बल्कि कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी। अभी हम आपको दिखा देंगे प्रैक्टिकल करके। और इसी तरीके से यहाँ पर फिर से हम ब्रेक कीवर्ड लगाएंगे कि अगर हम ये मान के चलते हैं कि अगर केस 1 रन हुआ तो यहीं पर ये ब्रेक हो जाए, ये प्रिंट होने के बाद ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और जिस तरीके से हमने ये 2 केस बनाए हैं, इसी तरीके से 3 4 5 के लिए भी हम केस बना लेते हैं। अब आप बना पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नोट्स में भी है, नोट्स में दूसरा एग्जाम्पल है, इसीलिए हमने यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लिया ताकि आपको कम से कम प्रैक्टिस के लिए 2 एग्जाम्पल मिल जाए, ठीक है। बाकी हम अगले वीडियो में, ठीक है, जो हमने बताया था एक्सरसाइज के लिए, तो वहाँ पर हम इस पर पूरी बेस्ड एक एक्सरसाइज देखेंगे, स्विच स्टेटमेंट पर ही बेस होगी, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पर ये डबल कोट में रहेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हमें 3 ही केस रखने हैं। अब आपको पता है कि हम 3 केस रखें, 5 रखें, 10 रखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 3 केस हमने रखे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रोग्राम रन किया तो आप देखेंगे एंटर नंबर, तो हमने जैसे डाल दिया सपोज 6। अब 6 के लिए तो हमने कुछ लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, ठीक है, एरर नहीं मिलेगी। लेकिन 6 के लिए हमने कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। हाँ, अगर यहाँ पर हम 2 डालते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, देखिए 2 आ रहा है। और अगर हम डालेंगे 1 तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। बात समझ पा रहे हैं ना। और अगर डाला 3 तो यहाँ पर 3 आएगा। और जितने केस हमने लगाए होंगे उसी तरीके से ये काम करेगा। अगर 4 डालेंगे तो यहाँ पर एरर आएगी, मतलब सॉरी एरर नहीं आएगी, मतलब कुछ नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि उस केस के लिए हमने कुछ रखा ही नहीं है। तो इसमें भी एक होता है डिफ़ॉल्ट केस। जैसे इफ एल्स में क्या होता है, इफ में क्या होता है, इफ में एल्स होता है। एल्स कब रन होता है, एल्स तब रन होता है जब इफ या फिर जितने भी आपने एल्स इफ लगा रखे होंगे, जितने भी आपने एल्स इफ लगा रखे होंगे, अगर इनमें से कुछ नहीं रन होगा तो एल्स जो यानी कि इसको हम डिफ़ॉल्ट केस बोलते हैं, तब ये एल्स रन होगा जब कोई भी कंडीशन रन नहीं होगी। ठीक इसी तरीके से इसमें भी होता है, अगर कोई भी केस रन नहीं होता है तो उस केस में आप यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट केस लिख सकते हैं, ठीक है। तो ब्रेक कीवर्ड को हमने देख लिया। अब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट देखते हैं, यहाँ पर देखिए नोट्स में बताया गया है, नीचे बढ़ेंगे
तो यहाँ पर देखिए ब्रेक कीवर्ड के बारे में पहले बताया गया है। ब्रेक कीवर्ड ये क्या करता है, ये जो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूशन का जो टाइम है वो बचाता है, ठीक है, उसे सेव करता है और आगे का जो कोड है वो इग्नोर कर देता है, यही चीज़ होती है। और फिर यहाँ पर अगर डिफ़ॉल्ट कीवर्ड की बात करें तो देखिए ये होता है डिफ़ॉल्ट कीवर्ड, इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पर देखिए केस में यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी, लेकिन डिफ़ॉल्ट कीवर्ड उसी में सेम लास्ट में लगा देंगे इस तरीके से, इसमें वैल्यू नहीं होगी, सीधा डिफ़ॉल्ट कॉलन के साथ में जो भी हमें मैसेज प्रिंट कराना है, सिंपल। तो क्या होगा कि अगर कोई भी केस रन नहीं होगा तो डिफ़ॉल्ट केस जो है वो रन हो जाएगा। तो चलिए इसको भी हम लगाते हैं। तो डिफ़ॉल्ट केस जो है वो यहाँ पर ये ब्रेक के बाद यानी केस 3 के बाद या लास्ट में लगाना होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट केस लग गया और इसमें हमें क्या प्रिंट कराना है, जो भी, ठीक है, सी आउट, जैसे हम यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं नंबर इज़ नॉट अ रेंज, ठीक है, नंबर जो है वो रेंज के बाहर है, ठीक है, आउट ऑफ रेंज, या ऐसे करके कुछ भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने प्रिंट करा दिया आउट ऑफ रेंज, ठीक है, यानी जो आपका नंबर है वो क्या है, आउट ऑफ रेंज है। इससे सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ हमने जो नंबर डाला है वो उसके हिसाब से यहाँ पर कोड नहीं लिखा है या जो भी है, समझ गए ना। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट केस ये होगा। अब रन करते हैं और अगर हम कुछ भी डाल देते, जैसे 85 डाल दिया तो क्या आ रहा है, आउट ऑफ रेंज, ठीक है, जो हमारा नंबर है वो क्या है, आउट ऑफ रेंज है यहाँ। या फिर हम यहाँ पर सी आउट की बजाय कुछ भी करा सकते हैं। अब देखिए जो लास्ट वाला होता है, जैसे डिफ़ॉल्ट केस हो गया, ठीक है, यहाँ पर हमने ब्रेक कीवर्ड क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ब्रेक का मतलब क्या होता है, उसको ब्रेक करना। अब ये चूंकि डिफ़ॉल्ट केस है जो कि लास्ट में ही है, और अगर यहाँ पर हम ब्रेक लगाते हैं या नहीं लगाते इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये लास्ट केस है, इसके आगे तो कोई केस है ही नहीं। तो अगर कोई केस है नहीं तो जाहिर सी बात है ये ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगा बिना ब्रेक कीवर्ड के। जैसे अगर ये हम डिफ़ॉल्ट हटा दें, जैसे अभी डिफ़ॉल्ट के बारे में तो आपको समझ आ गया। अब क्या है कि ये जो केस 3 है ये लास्ट केस है, तो यहाँ पर अगर हम ब्रेक नहीं भी लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि अगर केस 3 मान लेते हैं रन भी हुआ, ठीक है, तो केस 3 के बाद अगला कोई केस है ही नहीं, तो ब्रेक कीवर्ड लगाने का मतलब ही नहीं, ऑटोमेटिक ही ब्रेक हो जाएगा, ब्लॉक से बाहर हो जाएगा। या अगर ब्रेक लगाते हैं तब भी वो बाहर होगा, एक ही बात होगी। लेकिन बाकी केसेस में हम लगाएंगे ताकि जैसे केस 1 रन हुआ तो आगे 2 और 3 रन ना हो, इस वजह से ब्रेक कीवर्ड यूज़ किया जाता है। बाकी ब्रेक कीवर्ड का यूज़ कई जगह पर होता है, आगे हम पढ़ेंगे, लूप वगैरह जब पढ़ेंगे तो उसमें ब्रेक कीवर्ड यूज़ होता है कई बार, ठीक है। जब हमें ब्रेक कीवर्ड का सीधा होता है कि ये ब्लॉक से बाहर कर देता है, जैसे ये रन होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, तुरंत ब्लॉक से बाहर। ब्लॉक क्या होता है, तो देखिए स्विच स्टेटमेंट का ब्लॉक, करली ब्रैकेट यहाँ ओपन हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो जैसे ही ब्रेक कीवर्ड पर पहुंचेगा तुरंत वो वहीं से स्किप कर जाएगा, डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। बीच का जो कोड है नहीं, उसके नीचे का वो रन नहीं करेगा, पर्टिकुलर उस ब्लॉक का, यानी ये ब्लॉक जो है, ध्यान देना इस बात पे। इसी तरीके से इफ जो स्टेटमेंट होती है उसमें भी तो ब्लॉक बनता है, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और ब्रेक कीवर्ड जरूरी नहीं कि आप ये स्विच स्टेटमेंट में ही लगा रहे हैं, आप कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, जैसे हम लूप में आगे यूज़ करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपको स्विच और केस स्टेटमेंट जो है ये समझ में आ गया होगा। इसको एज इट इज़ यूज़ करेंगे। अब कुछ इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, हमने इंट टाइप का वेरिएबल बनाया, x इज इक्वल टू, और इसकी वैल्यू कर दी 2। क्लियर है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि x में क्या है, देखिए 2 है। तो अगर हम सोचें कि केस 1 में 2 यानी जो कि हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, 2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इस 2 की बजाय यहाँ पर हम वेरिएबल कर दें, क्या कर दें, वेरिएबल जैसे x कर दिया। तो अभी अगर उस हिसाब से देखा जाए तो x का मतलब यहाँ पर क्या है, x का मतलब 2 ही है, लेकिन ये एरर देगा। क्यों देगा? क्योंकि केस, जितने भी केस हैं, केस 1, केस 2 या केस 3, जितने भी केसेस होते हैं वहाँ पर हमें कांस्टेंट वैल्यू यूज़ करनी होती है, वेरिएबल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए एरर आ रही है, समझ पा रहे हैं ना। तो ये चीज़ होती है, नीचे एरर भी लिखा भी हुआ है कि जो x है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं है, हमारी क्या होना चाहिए, यहाँ पर कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर है। बाकी हो कुछ भी सकता है, जैसे आपने 7 डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, 1 7 3, तो यहाँ पर 7 पर हम 7 प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है, 7 पर 7 प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पर प्रोग्राम रन करते, देखिए प्रोग्राम हमने रन किया और यहाँ पर अगर हम 7 डालेंगे तो 7 प्रिंट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। और अगर और कुछ डालते हैं, जैसे हमने 2 डाला, इस बार 2 डालेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि 2 के लिए कोई केस लिखा ही नहीं है, और जो डिफ़ॉल्ट लिखा था वो हमने हटा दिया था। समझ पा रहे हैं ना बात आप? ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपको स्विच स्टेटमेंट अच्छी तरीके से समझ में आ गया, जिसमें हमने स्विच को समझा, स्विच कीवर्ड को, केस कीवर्ड को समझा क्या होता है, ठीक है, और हमने ब्रेक और डिफ़ॉल्ट कीवर्ड को भी समझ लिया है, ठीक। तो ये पूरा हो गया हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। फिर यहाँ पर हमारा अगला जो चैप्टर है वो है लूप्स का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो हम लूप्स को जो है वो अगली लेवल में पढ़ेंगे, और जैसा कि आपको पता है कि इस कोर्स को हमने लेवल में डिवाइड कर रखा है, तो यहाँ पर हमारा जो लेवल 1 है वो कंप्लीट होता है इस वीडियो में, ठीक है। लेवल 1 जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। अब लेवल 2 की तरफ बढ़ने से पहले लेवल 1 को एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, ठीक है। एक बार इसे हम इसका रिवीजन करेंगे कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ रखा है,
और दूसरी चीज़ यहाँ पर हम एक्सरसाइज भी जो है वो सॉल्व करेंगे लेवल 1 से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में भी दिखाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली जो एक्सरसाइज है इसे हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। रिवीजन करेंगे और इन एक्सरसाइज को अगली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि इनको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। प्रोग्राम कैसे बनाते हैं लेवल 1 का यूज करके, यानी लेवल 1 में हमने जितना अभी तक पढ़ रखा है, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।